हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा के दौरान हमने आपको लोगों के ज़मीनी मुद्दे बताए। हमने बताया कि किस तरीके से इस चुनाव में लोग वोट करने वाले हैं, क्या सोचकर वो वोट करने वाले हैं। लेकिन इन सबके बीच एक वर्ग ऐसा भी है जो इस देश के भविष्य का निर्माण करता है और वो है शिक्षकों का वर्ग। तो आज हम कुछ शिक्षकों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। वो जब लोगों से मिलते हैं, अपने छात्रों से मिलते हैं जो अलग-अलग जगहों से उनके पास आते हैं, तो वो क्या बताते हैं, उनके स्टूडेंट्स वो क्या सोचते हैं, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। तो कुछ शिक्षक हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर प्रमोद कुमार। अ, प्रमोद जी, बहुत सारे स्टूडेंट से आप मिलते होंगे, उनसे बात करते होंगे। तो मैं ये थोड़ा-सा समझना चाह रहा था कि उन लोगों के मुद्दे क्या हैं? क्या-क्या परेशानियाँ हैं? जैसे भाई अभी हम जब बात कर रहे थे तो एक विद्यार्थी ने कहा कि हमारे पास घर से यहाँ आने के लिए साधन नहीं है, कोई परिवहन की व्यवस्था। तो ऐसी जो परेशानियाँ आपको स्टूडेंट्स बताते हैं, वो क्या हैं? छात्रों को सबसे बड़ी साधन की समस्याएं हैं। शिक्षण कार्य में जो ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, वो सिर्फ सूचनाएं प्राप्त कर से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है उससे। और चुनाव के दौरान जो शिक्षण संस्थाओं को ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं, उससे महीनों 2 महीने लड़के सफ़र कर जाते हैं, जिससे उनका कोर्स पिछड़ता चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षण संस्थानों को ट्रेनिंग सेंटर न बनाया जाए, बल्कि उनको कहीं और व्यवस्था किया जाए। साथ ही शिक्षकों को जैसे पुरानी पेंशन का मामला चल रहा है, जैसे अन्य सुविधाएं हैं, वो प्रॉपर रूप से उनको उपलब्ध होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। तो प्रश्न उठता है कि हम कामगार, काश्तकार, दस्तकार और बुनकर को नष्ट कर देंगे तो औद्योगिक घराने के सहारे हम राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे? क्या मतवादी के आपसी झगड़ों को समाप्त किए बिना हम समतामूलक समाज बना पाएंगे? तो जो हमारे देश के खुशहाल की चीज़ें चाहिए और जन कल्याणकारी नीतियों का जो होना चाहिए, वह नीतियों का पूर्णतः अभाव दिख रहा है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो जन कल्याणकारी काम कर सके और जनता के हितों के लिए सर्वोपरि खड़ी रहे। बिल्कुल, जन कल्याणकारी काम कर सके, हालाँकि वादे हर पार्टी यही करती है, लेकिन पूरा नहीं कर पाती है। क्या नाम है वैसे आपका? डॉक्टर जितेंद्र मौर्य। मैं पॉलिटिकल साइंस में हूँ, सेल्फ फाइनेंस शिक्षक हूँ। जैसे आप जिस संस्थान में खड़े हैं, ये बहराइच जनपद का, ये कहा जाता है कैम्ब्रिज कहा जाता है, और शिक्षा का मेन गढ़ है, ये मेन संस्थान है बहराइच जनपद का। और यहाँ के शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने, मतलब पूरे कॉलेज के प्यून से लेकर सफाई कर्मी से लेकर प्रिंसिपल, मैनेजमेंट तक सभी लोगों ने मिलकर जो है कॉलेज को ए ग्रेड दिलाया। और इसके पहले की सरकारें जो हुआ करती थी, ए ग्रेड जो कॉलेज हुआ करते थे, उसको यूजीसी द्वारा अनुदान दिया जाता था। वो अनुदान वर्तमान सरकार ने नहीं दिया, बंद कर दिया। और शिक्षकों को, जो उसके अंतर्गत सेल्फ फाइनेंस शिक्षक पढ़ाते थे, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जो परमानेंट शिक्षक हुआ करते थे उनके मूल वेतन के बराबर। उसको सरकार ने बंद कर दिया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया, फिर उसके बाद सुश्री बहन जी की सरकार मायावती की, उन्होंने दिया। अखिलेश यादव की सरकार में भी दी गई, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया। जब हमारे शिक्षक संगठन मिले तो दिनेश शर्मा ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा, मैं शिक्षकों को 2 रुपए नहीं दूंगा। और माइक के सामने उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि माइक के सामने ऐसा नहीं बोल सकते थे। जब संगठन मिला उनसे, उनके ऑफिस में मिला, तो कहा हमारे पास पैसा नहीं, हम 2 रुपए नहीं देंगे। आपको देना ही नहीं था, सेंट्रल यूजीसी दे रहा है, आप उसको अपने पास रोक के रख लिए। तो ये जो समस्याएं हैं हम। और दूसरी चीज़, अभी सर ने बात की, उनकी बात को मैं जोड़ते हुए, कि जो ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ मतलब पढ़ाई नहीं होती। हमारे कॉलेज में हर क्लास चलती है और 100% चलती है, बच्चे आते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ इंटर कॉलेज हैं और सारे कॉलेज हैं, उनमें ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन इसी को, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट की सुविधाएं दी जाती हैं, सारा कुछ यहाँ फ्री में मिल जाता है। जैसे यहाँ बिजली जोड़ दी गई, उसकी फीस, बिजली का बिल कॉलेज भरेगा, मैनेजमेंट भरेगा। ये इन सारी चीज़ों को सुविधाजनक पाते हुए, संसाधन खड़े करने, इनको देखते हुए यहाँ हमेशा डिस्टर्ब किया जाता पढ़ाई। एक तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान कोरोना काल की वजह से हो गया। उसके बाद जो समय बचा है बच्चों का, उसका नुकसान हो रहा है कि जो अनावश्यक यहाँ, अब इसके बाद 23 तारीख के बाद यहाँ संभवतः है कि यहाँ फोर्स रोक दी जाएगी। चुनाव ड्यूटी, जो चुनाव के लिए फोर्स आएंगी सुरक्षा के लिए, उनको यहाँ रोक दिया। उससे फिर बच्चों की क्लासें बाधित होती। बिल्कुल, लगता है इन सारी चीज़ों पे आपको लगता है कि कुछ और व्यवस्था करनी चाहिए। और हाँ। इसके अलावा मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि आप राजनीति विभाग के प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते हैं आप छात्रों को। मैं थोड़ा-सा ये समझना चाहूँगा, जो वर्तमान समय में राजनीति हो रही है,
आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए वो गायब हो रही है? बिल्कुल, राजनीति में नैतिकता सबसे पहले समाज हमारा जब शिक्षित होगा, तो निश्चित रूप से ये जो वोटों के ठेकेदार हैं विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, कि हम अगर पार्टी छोड़ दिए तो हमारे साथ पूरा समाज चला जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें जागरूकता है कि बच्चे शिक्षित होंगे, तो निश्चित रूप से जो ये वोटों के ठेकेदार कि हम फला पार्टी में चलेंगे तो हमारा पूरा समाज चला जाएगा। और निश्चित रूप से नैतिकता में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है राजनीतिक रूप से। और दूसरी बात ये है, हमारी राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं अपने फायदे के लिए, सत्ता में आने के लिए अपराधी किस्म के लोगों को टिकट देती हैं। इनसे भी राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए। अगर ये नहीं बचेगी तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। जब ये बच्चे शिक्षित होंगे, हमारी ये पीढ़ी जो शिक्षित होगी, साक्षर नहीं, साक्षरता और शिक्षित होने में फ़र्क है। अगर ये शिक्षित होंगे, जब धर्म के आधार पर, पार्टी के आधार पर, जाति के आधार पर वोट नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल इस बात के लिए मजबूर होंगे कि हमें जो प्रत्याशियों को जो टिकट देना है वह स्वच्छ और साफ छवि के व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हर एक व्यक्ति की उम्मीद होती है हर एक दल से कि कम से कम उनका जो प्रत्याशी हो वो स्वच्छ छवि का हो, एक अच्छा व्यक्ति हो, जिससे कि नेता भी वो अच्छा बन सके। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशनवीर है। मैं यहाँ पर भौतिक विज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ और कॉलेज का मुख्य नियंता भी हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा थोड़ा सा कि जब हम बात करते हैं साइंस की, खासकर भारत के अंदर, तो कहा जाता है कि जो गांवों का देश है और गांवों से सटे हुए जो कस्बे हैं या शहर हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती है। आपको लगता है इस पे कुछ सरकारों को काम करना चाहिए? इस पर सरकारों को बहुत काम करना चाहिए। एक्चुअली हमारी किसान पीजी कॉलेज बहराइच तराई का ये ऑक्सफोर्ड माना जाता है और ये हमारा महाविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध है और ए ग्रेड प्राप्त कॉलेज है। यहाँ करीब 12,000 बच्चे अध्ययन के लिए प्रवेश लेते हैं। बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। पहले मैं एनईपी पे थोड़ा बात करना चाहूँगा कि जो एनईपी लागू की गई है भारत सरकार के द्वारा, मेरे जैसे तमाम लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये एनईपी पूरी तरह से सफल नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा की जब बात आती है तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए छात्रों के पास, जो कि उनके पास उपलब्ध नहीं होता है। गरीब हैं छात्र, उनके माँ बाप इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, 4G जैसे मोबाइल और डाटा वगैरह नहीं यूज करना जानते हैं, या उनके पास आर्थिक स्थिति इस तरह की है कि वो यूज नहीं कर पाते हैं, तो शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो मेरा सरकार से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे पहले तो यही कहना है कि ये नई शिक्षा नीति मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो पुरानी शिक्षा पद्धति चल रही थी वो पद्धति वास्तव में यूनिवर्सल पद्धति थी और उस पद्धति को फिर से अगर लाया जाता है तो छात्रों को ज़्यादा लाभ होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ना मैं एक चीज़ इसमें मेरा सवाल रहेगा कि आप कह रहे हैं पुरानी शिक्षा पद्धति जो है यूनिवर्सल थी, लेकिन थोड़ा सा ये भी था ना कि भाई आप दूसरे देशों में जाएंगे तो उनकी लोकल लैंग्वेज में, वहाँ की स्थानीय भाषा में, जो उनकी राष्ट्रीय भाषा है उसमें पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ की जो शिक्षा पद्धति चल रही थी उसमें इंग्लिश ज़्यादा थी, यहाँ की जो मातृभाषा है हिंदी वो कम थी। नहीं, तो जो चीज़ आपको लग रही थी कम थी उस चीज़ को उसमें ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन पूरे सिस्टम को बदल देना ये समझ में नहीं आया था। ठीक। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि छात्रों का इस वर्ष बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहले तो कोविड-19 की वजह से हमारा महाविद्यालय बहुत दिनों तक बंद रहा। जब कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमारे कॉलेज प्रशासन और प्रबंधक के द्वारा कॉलेज को खोला गया, तो कुछ ही दिन कॉलेज हमारा खुल पाया, बच्चों को कुछ ही दिन उसका लाभ मिल पाया। पुनः इस सामान्य विधानसभा निर्वाचन चुनाव की वजह से कॉलेज को फिर जिला प्रशासन के द्वारा अधिकृत कर लिया गया, तो 2 महीने से हमारा कॉलेज फिर सफ़र कर रहा है। इसमें हमारे छात्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मानसिक रूप से भी परेशान हुए हैं, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और शिक्षा से तो वो भटक ही गए पूरी तरह से, तो उनका भविष्य पूरी तरह से खतरे में दिखाई देता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ सरकारी पैसे का प्रयोग करके और अपने अपने कार्यालय जिला स्तर पे खोले जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च करके, तो क्या एक परमानेंट व्यवस्था ट्रेनिंग के लिए नहीं कराई जा सकती है? क्योंकि चुनाव तो आए दिन होते रहते हैं और ऐसी ये चीज़ है कि ये कभी रोकी भी नहीं जा सकती है, तो इसकी एक परमानेंट व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, इसको उन्हें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ जिला प्रशासन को भी मैं बताना चाहूँगा और इसके माध्यम से मैं सरकार को भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जिला प्रशासन डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के साथ या अन्य कॉलेजों के शिक्षकों के साथ बात करते हैं और जिस तरह से उनको अपने धमकी में, अपने प्रेशर में लाने का प्रयास करते हैं, ये उनकी
सिस्टम में नहीं होना चाहिए। उन्हें इस चीज़ का का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो कितने एजीपी पे काम करते हैं, अन्य शिक्षण संस्थानों में लोग कितने एजीपी पे काम करते हैं। हमसे कम एजीपी पाने वाला व्यक्ति हमारा बॉस बनता है और उनसे ज़्यादा एजीपी हम पाते हैं, हम उनके अधीन काम करते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुख्य रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के, छात्रों के पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, जो पिछले लगातार 2 सालों से होती आ रही है, क्योंकि यही हमारे भविष्य हैं, हमारे महाविद्यालय के भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं और हम सब के भविष्य हैं। समाज के वो आईना है। अगर ये हमारा आईना ही खराब हो जाएगा, इसी पे दाग लग जाएगा, तो हम अच्छे से चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच एक अहम बात जो यहाँ पर उठाई गई वो ये थी कि भाई जो शिक्षक हैं उनसे अगर कोई अफसर गलत तरीके से बात करता है, धमकी भरे लहजे में बात करता है, तो ये सोचने वाली बात है कि ये देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अगर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो ठीक नहीं है। इस पर अफसरों को सोचना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एसपी सिंह है। मैं इस विद्यालय में भूगोल के प्राध्यापक, प्राचार्य और अब प्रबंध समिति से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, मैं समझना चाहूँगा कि यहाँ का जो माहौल है बहराइच का, तो उसमें राजनीतिक माहौल तो हमने बहुत देख लिया, बहुत सारे लोगों से बात कर ली। असल समस्याएं क्या हैं? कॉलेज, आप यहाँ पर कॉलेज में बहुत सारे अलग अलग जगहों के लोग, विद्यार्थी आते होंगे, परेशानियाँ भी बताते होंगे कई बारी। क्या लगता है कि क्या परेशानियाँ हैं? परेशानियों को दूर करने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन धरातल पर वो उतना दिखता नहीं। नई शिक्षा नीति लागू की गई है, ये वैसे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें प्रशिक्षण पर उनके रोजी रोजगार से संबंधित व्यवसाय के पाठ्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन वो कैसे चलाए जाएंगे, उसके लिए धन की व्यवस्था कहाँ से होगी, उसके लिए प्रयोगशाला की व्यवस्था कहाँ से होगी, उसके लिए शिक्षक कहाँ से आएंगे, उन्हें पैसा कहाँ से आएगा, ये सब कुछ अंधेरे में छोड़ दिया गया है। तो लागू हो गया है कागजों पर, लेकिन धरातल पर उसका लाभ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से चला पाना किसी विद्यालय के वश में है नहीं। दूसरी बात जो राजनीति के क्षेत्र में है, वो मुझे ये लगता है कि एक जो बहुत बड़ी परंपरा शुरू हो गई है फ्री बांटने की, ये इस देश के सारे संसाधनों को नष्ट करके रख देगी और लोगों को कामचोर और किसी तरह से सरकारी अनुदान पर जिंदा रहने वाला बना देगी। इसके बजाय यदि लोगों के प्रशिक्षण पर और शिक्षण संस्थानों में ऐसी शिक्षा जो उनको 4 पैसे कमाने लायक बना सके, वो अपनी कमाई से अपने संसाधन, अपनी चीज़ें उपलब्ध कराएं, वो उनके लिए सम्मानजनक होगा। और इधर हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों में होड़ मची हुई है कि आप क्या फ्री दे देंगे। मुझे लगता है चुनाव आयोग के पास इतनी शक्तियाँ होनी चाहिए कि ऐसे तत्वों को या ऐसी अनर्गल बातें करने वालों पर कोई प्रतिबंध लगे। और हमको गुमराह, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है मनुष्य की कि वो लालच में आकर के कभी कभी सही फैसले नहीं ले पाता। और ये सबके ज्ञान में होना चाहिए कि ये कोई कहीं आसमान से धन नहीं आने वाला है, ये हमारे विकास के संसाधनों का ही दुरुपयोग करके ये अनुदान बांटे जाएंगे। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, विकास पर सारा चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अपराधीकरण पर भी बात हुई है। अब मुझे लगता है शायद राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है कि अपराधियों को चुनाव लड़ाएंगे। उनके ताकत, उनके धन बल, उनके जन बल के आगे नतमस्तक हो जाती हैं पार्टियां। लेकिन ये हम सब लोगों को, हम अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने का प्रयास करते रहते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे अपराधी तत्वों को हम सदन तक पहुंचने से रोकें। इतना प्रशिक्षित लोग हों कि ऐसे अपराधी तत्वों को वोट न दें और वो किसी तरह से उनका मार्ग अवरुद्ध करें, तब ये पार्टियां अपने आप मजबूर होंगी उन्हें सदन की तरफ भेजने के लिए टिकट देने में। बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं उनका कैसे निराकरण हो। बात ट्रेनिंग की भी होनी चाहिए, जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात हुई है उस पर भी बात होनी चाहिए। एक और शिक्षक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या मुद्दे हैं आपके, एक टीचर के तौर पे, एक नागरिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत युवाओं का देश है। यहाँ हमारा इतिहास रहा है, युवाओं ने बहुत गौरवशाली काम किए हैं। आपकी बहराइच जहाँ आप आए हैं, ये पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा बसाई गई धरती है। यहाँ का एक बहुत बड़ा भूभाग वनों से आच्छादित है, 3 नदियों का मुहाना है और बहराइच का एक बहुत बड़ा भूभाग कटान की चपेट में भी है। इस कॉलेज में पढ़ने की बच्चों की बड़ी लालसा होती है, बड़ी मेहनत से बच्चे यहाँ आते हैं, दुर्गम रास्तों से होकर के और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए इस कॉलेज में आते हैं। और जब उन्हें पढ़ने को नहीं मिलता है तो उनका हृदय दुखी हो जाता है और बहुत परेशान हो जाते हैं।
तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि युवा यहाँ बहुत है, बहुत प्रतिभाशाली युवा हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने, अगर आप देखेंगे तो यहाँ ड्राइंग के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है बच्चों ने, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू इलेक्शन, ड्यू टू और भी तमाम सी प्रॉब्लम्स हैं। पिछले साल पंचायत चुनाव की तैयारी यहाँ हुई, कोरोना भी आ गया, और इस बार भी कोरोना संकट के बाद कॉलेज खुला, तब फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई, तो पढ़ाई डिस्टर्ब बहुत होती है। और थारू जनजाति के लोग यहाँ बहुत हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो वो भी यहाँ पढ़ते हैं भारी पैमाने पर। कॉलेज प्रबंधन अपने संसाधनों से इतनी व्यवस्था कर दिया है कि जब राष्ट्रीय विधायन एवं प्रत्यायन परिषद की टीम आई है तो उसने ए ग्रेड दिया है। तो इसका मतलब प्रबंधन में कोई कमी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर यहाँ मिल जाए लोगों को, तो फिर युवाओं का भविष्य निखर आएगा। वैसे भी अभी तक तो ये था कि एग्जामिनेशन और एडमिशन, ये दो कॉलेज की प्रणालियाँ होती थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना एग्जामिनेशन प्रणाली भी ख़त्म हो गई। अब केवल एडमिशन बचा है और क्लासेस भी नहीं चलेंगे, तो फिर युवा कहाँ जाएगा, अब आप सोचिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ओपी सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। अच्छा, शिक्षकों के मुद्दे क्या हैं इस बार के चुनाव में? शिक्षकों के मुद्दे दो भागों में बट गए हैं। जो पुराने टीचर हैं और वो अपने प्रोफेसर पद का पदनाम चाहते हैं, और जो नए टीचर हैं वो ओपन पेंशन स्कीम के अंतर्गत बट गए हैं। लेकिन जो हमारा ये कहना है एक शिक्षक होने के नाते, कि जो शिक्षा है और रोजगार दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि मात्रात्मक रूप से शिक्षा जरूर बढ़ रही है, लेकिन रोजगार और शिक्षा में जो समानुपात होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। जैसे अंग्रेजों के ज़माने से भी जो शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार परक हो, लोगों को रोजगार दे। सामान्यतः ये देखा गया है कि भारत में 2000 और 2003-4 के बाद स्व-वित्त पोषित संस्थाएं अथवा निजी संस्थाएं ज़्यादा बढ़ती चली गईं, और शिक्षा पर जो राज्य और केंद्र का एकाधिकार होता था वो उस वर्चस्व में कमी आती गई। तो निश्चित रूप से उससे शिक्षा की गुणवत्ता घट रही है। तो इसलिए सरकार, क्योंकि सारी जो चिंतक और सारे दार्शनिकों ने एक यही चीज़ कही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ें पूर्णतया राज्य अथवा केंद्र के नियंत्रण में होनी चाहिए। जो राजा फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर सकता, उसे शासन करने का बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होता है। युवाओं के बारे में, छात्रों के बारे में सोचना चाहिए कि भाई अगर भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पे पूरे साल कोई ना कोई चुनाव चलता ही रहता है, लेकिन अगर उससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा। राजनीतिक दलों को, सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए और उस पर कुछ ना कुछ फैसला लेना चाहिए।